प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शुक्र के राज्य संबंधी विचार। क्या? शुक्र के राज्य संबंधी विचार नोट करेंगे बेटा। देखिएगा, हमने मनु के राज्य संबंधी विचार भी आपको समझाए हैं, कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार भी समझाए हैं। आज हम शुक्र के राज्य संबंधी विचार ले रहे हैं और शुक्र के राज्य संबंधी विचारों के अंतर्गत हम 4 बातें लेंगे आज। क्या बेटा? 4 बातें लेंगे। क्या क्या? नंबर 1 तो ये लेंगे हम कि भाई शुक्र ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा है। ठीक है। दूसरे नंबर पर हम आपको ये बताएंगे कि शुक्र ने अपनी रचना शुक्र नीति सार के अंतर्गत राज्य का क्या उद्देश्य और महत्व बताया है। 2 बातें। तीसरी बात हम ये समझाएंगे आपको कि शुक्र ने शुक्र नीति सार के अंतर्गत राज्य की क्या परिभाषा दी है और इसी के साथ में सप्तांग सिद्धांत के बारे में अपने क्या विचार दिए हैं। 3 बातें होगी। और जो चौथी बात होगी वो ये बताऊंगा मैं इसके अंतर्गत कि शुक्र ने राज्य निर्माण के कितने तत्वों का उल्लेख किया है। ठीक है बेटा। अब हम एक एक बात को क्रमबद्ध रूप में समझाएंगे। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको निष्कर्ष रूप में या सार रूप में ये बताना चाहता हूँ जिससे कि आप इस पूरे लेक्चर को अच्छे से समझ जाएं कि जब पहला बिंदु हम लेते हैं क्या राज्य की उत्पत्ति के बारे में, किसके बारे में? राज्य की उत्पत्ति की चर्चा करते हैं हम। तो देखो बेटा, राज्य की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं। जैसा कि सबसे जो प्राचीन सिद्धांत है वह राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? दैवीय सिद्धांत है। सामाजिक समझौता सिद्धांत है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत है। ठीक है। इसी के साथ में मैं कहूँगा विकासवादी सिद्धांत है। क्या? विकासवादी सिद्धांत है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बारे में दिए जाते हैं। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपको कि आधुनिक समय में पूरी दुनिया के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो विकासवादी सिद्धांत है उसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखनी है कि राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है उसको सर्वसम्मति से आज पूरी दुनिया में स्वीकार कर लिया है कि भाई राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वह क्रमबद्ध रूप में धीरे धीरे विकास के माध्यम से हुई है। हालांकि इस विकासवादी सिद्धांत की चर्चा राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में ही कर दी थी। कैसे? हालांकि अरस्तु ने नहीं कहा है कि मैं राज्य की उत्पत्ति के बारे में विकासवादी सिद्धांत दे रहा हूँ, नहीं, लेकिन अरस्तु ने ये तो कहा है कि पति पत्नी संतान के संयोग से परिवार बनेगा, है, परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य अस्तित्व में आए हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि भाई अरस्तु जो है विकासवादी सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं और आधुनिक समय में राज्य की उत्पत्ति के बारे में विकासवादी सिद्धांत को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब रही बात शुक्र की, तो बेटा शुक्र ने मनु की तरह ही, किसकी तरह? मनु की तरह ही राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को स्वीकार किया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। किसकी तरह? मनु की तरह ही राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को स्वीकार किया है। अब शुक्र ने अपनी रचना शुक्र नीति सार के अंतर्गत क्या कुछ कहा है इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन ये जो राज्य की उत्पत्ति की बात है इसको मैंने संक्षेप रूप में आपको बता दिया है। इसके बाद दूसरा बिंदु हम ये लेंगे कि भाई जो है राज्य के उद्देश्य और महत्व के बारे में शुक्र क्या कहते हैं। तो बेटा शुक्र ने राजा के जो कर्तव्य बताए हैं उन कर्तव्यों को ही जो है राज्य के उद्देश्य बताए हैं। मतलब राज्य के उद्देश्य और महत्व के बारे में शुक्र ने अपनी रचना शुक्र नीति सार के अंतर्गत अलग से कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है। तीसरा बिंदु हमने ये लिया है कि राज्य की परिभाषा है और सप्तांग सिद्धांत। तो बेटा शुक्र ने प्राचीन भारतीय परंपरा का ही समर्थन करते हुए राज्य की जो परिभाषा दी है वह 7 तत्वों के रूप में दी है कि भाई
राज्य निर्माण के या राज्य के 7 तत्व होते हैं और इन्होंने भी राज्य को एक सावयव बतलाया है। क्या बतलाया है? सावयव बतलाया है। और सप्तांग सिद्धांत मतलब राज्य निर्माण के 7 तत्व बतलाए गए हैं। और चौथा बिंदु आता है राज्य निर्माण के तत्व। तो इसके अंतर्गत तीसरे बिंदु की बात आ जाती है कि राज्य निर्माण के जो है शुक्र ने भी 7 तत्व ही बताए हैं। भाई मनु ने भी 7 तत्व बताए हैं, कौटिल्य ने भी 7 तत्व बताए हैं, शुक्र ने भी 7 तत्व बताए हैं, जिसको कि सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। अब भले ही इन 7 तत्व, अंग और प्रकृतियों के नाम में थोड़ा डिफरेंस है, जैसे मनु का अध्ययन करेंगे तो अलग नाम होंगे, है ना, कौटिल्य का अध्ययन करेंगे तो थोड़ा वहाँ पर अलग नाम होंगे, शुक्र का अध्ययन करेंगे तो कुछ अलग नाम होंगे, सूक्ष्म अंतर है। बाकी 7 अंग, 7 तत्व, 7 प्रकृतियाँ ही मनु ने बताई हैं, कौटिल्य ने बताई, शुक्र ने बताई। मतलब राज्य निर्माण के 7 तत्व ही मनु ने बताए हैं, 7 ही कौटिल्य ने बताए हैं, 7 ही शुक्र ने बताए हैं। तो आप इन 4 बिंदुओं के आधार पर बेहतर तरीके से जो है शुक्र के राज्य संबंधी विचारों को समझ सकते हैं। इसके बाद में जो 5वां बिंदु हम बनाएंगे वो होगा शुक्र के राज्य का कार्य क्षेत्र। तो राज्य का कार्य क्षेत्र जो होगा इसके लिए मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा। ठीक है बेटा, चलिए अब ध्यान दें, शुक्र के राज्य संबंधी विचारों को हम 4 बिंदु के आधार पर स्पष्ट करेंगे। पहला बिंदु नोट करेंगे, राज्य की उत्पत्ति। मतलब राज्य की उत्पत्ति के बारे में शुक्र ने क्या कहा है। ठीक है, अब ये बात तो मैंने आपको बता ही दी है कि भाई राज्य की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं, जैसे दैवीय सिद्धांत है, इसी के साथ में सामाजिक समझौता सिद्धांत है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, मातृसत्तात्मक सिद्धांत है, सत्य का सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत है, ऐतिहासिक सिद्धांत है, दुनिया भर के सिद्धांत है। और आपको यदि राज्य की उत्पत्ति के सभी सिद्धांतों को समझना हो तो मैंने अपलोड कर दिया है अपोलिटिकल थ्योरी प्लेलिस्ट में। पॉलिटिकल थ्योरी नाम से जो प्लेलिस्ट है, पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत नाम से जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के सारे सिद्धांत मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, राज्य की उत्पत्ति के बारे में शुक्र नीति सार ने, मतलब शुक्र की रचना शुक्र नीति सार, शुक्र नीति सार ने राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकारा है। किसको बेटा? दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को। अब आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि भाई शुक्र ने राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैवीय सिद्धांत। ठीक है बेटा, और मनु ने भी दैवीय सिद्धांत स्वीकारा है ना। कौटिल्य की बात आती है तो कौटिल्य जो है समझौता सिद्धांत की बात करते हैं। और इस संबंध में इस ग्रंथ में 2 प्रमाण दिखाई देते हैं हमें श्लोकों के माध्यम से कि भाई इन्होंने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकारा है। पहला है, शुक्र के अनुसार ब्रह्मा द्वारा राजा को प्रजा सेवक बनाया गया है, प्रजादास, जो वेतन मतलब भृति के रूप में प्रजा से राजस्व प्राप्त करता है। उसका स्वामित्व प्रजा की रक्षा के लिए ही है। यह स्पष्ट है कि शुक्र ने जहाँ राजा की नियुक्ति ब्रह्मा द्वारा बताकर राज्य की उत्पत्ति के दैव सिद्धांत का समर्थन किया, वहाँ ही राजा को प्रजा सेवक बता करके प्रजा पालन के दायित्व पर बल दिया है और उसके किसी प्रकार की दैवीय अधिकारों को मानने से इनकार किया है। मतलब राजा के दैवीय अधिकारों को इसने स्वीकार नहीं किया है। राजा को नरदेव नहीं माना है इसने, शुक्र ने, जबकि मनु ने राजा को नरदेव माना है, मतलब उसको दैवीय अधिकार भी दिए हैं। मनु तो यहाँ तक कह देता है कि अगर जो है राजा बालक भी है तो भी उसके आदेशों का पालन करना चाहिए, और राजा यदि कोई गलत आदेश दे रहा है तो उसके भी आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा के आदेश की अवज्ञा का मतलब होता है ईश्वर के आदेश की अवज्ञा करना, ये मनु ने कहा है। ये दूसरे यहाँ इसके अंतर्गत आ जाएगी बात। पहला बिंदु राज्य की उत्पत्ति। इसमें दूसरा प्रमाण देखेंगे, जब विश्व में कोई स्वामी नहीं था, अर्थात सर्वत्र अराजक अवस्था थी। बेटा ध्यान दें, जब विश्व में कोई स्वामी नहीं था, मतलब राजा नहीं था, राज्य नहीं था, तो सर्वत्र क्या थी? अराजकता फैली हुई थी और सभी व्याकुल थे, भयभीत थे, डरे हुए थे, इधर उधर दौड़ने लगे। तब प्रभु अर्थात विधाता ने, ईश्वर ने इस विश्व की रक्षा के लिए राजा का सृजन किया। किसने? प्रभु ने। इसका मतलब ये राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत होगा कि ईश्वर के द्वारा जो है राजा का सृजन किया गया है ना। और यहाँ स्पष्ट है कि ये विचार श्लोक मनुस्मृति मानव धर्मशास्त्र के सभी संस्करणों में मौजूद, मतलब मनुस्मृति में ये बातें मौजूद हैं। तो ये बात कही जा सकती है कि भाई शुक्र ने भी जो है मनु की इस बात को स्वीकार किया है। और इसके बाद में शुक्र नीति सार का संबंध है, यह केवल जीवनानंद विद्यासागर भट्टाचार्य द्वारा संपादित संस्कृत टीका में ही उपलब्ध है। ठीक है,
और यदि इसे हम शुक्र द्वारा रचित मूल ग्रंथ का भाग माने तो यह कहना उचित होगा कि यह शुक्र ने मनु का अनुकरण किया है। और ध्यान देने का तथ्य यह है कि शुक्र ने अपने ग्रंथ की रचना में मनु के प्रभाव को स्वीकारा है। जरा ध्यान देंगे, मनु के प्रभाव को इन्होंने स्वीकार किया है। किसने? शुक्र ने। और शुक्र ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के रूप में मनु का अनुकरण तो किया है, लेकिन उन्होंने मनु की तरह राजा को नरदेव नहीं माना है। मतलब मनु ने राजा को नरदेव माना है, राजा को दैवीय अधिकार दिए, जबकि शुक्र इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। शुक्र जो है राजा को नरदेव नहीं मानता है, इसको दैवीय अधिकार देने की बात नहीं कहता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा बिंदु लेंगे अब इसका। पहली बात तो क्या होगी, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत दिया शुक्र ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया मनु की तरह ही। दूसरा है राज्य का उद्देश्य एवं महत्व। बेटा शुक्र ने अपनी रचना शुक्र नीति सार के अंतर्गत स्पष्ट रूप में राज्य के उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं कहा है। हाँ, राजा के कर्तव्य के बारे में जो उन्होंने कहा है उसी से स्पष्ट हो जाता है कि शुक्र राज्य का उद्देश्य भी यही बतलाता है। चलो, उद्देश्य एवं महत्व। शुक्र ने प्रत्यक्ष रूप से राज्य के उद्देश्य महत्व का प्रतिपादन नहीं किया है अपनी रचना शुक्र नीति सार में, लेकिन उन्होंने राजा के जो कर्तव्य बताए हैं, राजपद एवं नीति शास्त्र का जो महत्व बताया है, राजा का जो महत्व बताया है, उससे ही राज्य के उद्देश्य महत्व को जाना जा सकता है। शुक्र के अनुसार राजा या राज्य न्याय कार्य द्वारा प्रजाजन को त्रिवर्ग की सिद्धि कराता है। त्रिवर्ग मतलब धर्म, अर्थ एवं काम। देखो, प्राचीन भारत में 4 पुरुषार्थ माने जाते थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो डेफिनेटली यहाँ शुक्र कह रहे हैं कि राजा न्याय द्वारा प्रजाजन को त्रिवर्ग की सिद्धि कराता। त्रिवर्ग का मतलब धर्म, अर्थ एवं काम। और राजा प्रजाजन की समृद्धि का वैसा ही आधारभूत कारण है जैसा चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का होता है। ठीक है, ये बात किसने कही? शुक्र ने कही है। और जैसे और भी एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मल्लाह के बिना समुद्र में नौका नष्ट हो जाती है। मतलब बिना जो नाव को चलाने वाला नाविक होता है, नाविक होता है। जैसे मल्लाह के बिना समुद्र में नौका नष्ट हो जाती है, उसी ही प्रकार राज्य या राजा के नेतृत्व के अभाव में प्रजाजन के नष्ट होने की संभावना रहती है। मतलब अगर राजा नहीं होगा तो डेफिनेटली जो है प्रजाजन के नष्ट होने की संभावना होगी। जैसे मान लीजिएगा कोई परिवार है, अगर परिवार का मुखिया नहीं होता है, परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार के ऊपर आफत टूट पड़ती है। इसी प्रकार से भाई जैसे परिवार का मुखिया होना ज़रूरी है तो देश का भी मुखिया होना ज़रूरी है। ठीक है, ये बात शुक्र कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में अगली बात लेंगे हम, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है। शुक्र ने नीति शास्त्र अर्थात राजनीति शास्त्र का महत्व बताते हुए इसे धर्म, अर्थ, काम का मूल तथा मोक्ष का दाता बताया है। 4 पुरुषार्थ माने जाते थे प्राचीन भारत में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो वही बात आ रही है यहाँ, धर्म, अर्थ व काम का मूल तथा मोक्ष का दाता बताया है। किसको? नीति शास्त्र को, राजनीति शास्त्र को। मैंने ये बात आपको पहले बता दी कि भाई राजनीति शास्त्र को अर्थात दंड नीति को मनु ने भी प्रथम स्थान दिया है, कौटिल्य ने प्रथम स्थान दिया है, शुक्र ने प्रथम स्थान दिया है। और पश्चिम की यूनान की बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने भी राजनीति विज्ञान को जो है प्रथम स्थान दिया है। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है अपनी रचना पॉलिटिक्स में कि राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान है। पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस, पॉलिटिकल साइंस इज ए सुप्रीम साइंस। कौन कहते हैं ये बात? अरस्तु कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इससे स्पष्ट होता है या प्रमाणित होता है कि जिस प्रकार या जिस राज्य नामक संस्था के कुशल संचालन के लिए ये शास्त्र बना है, वह संस्था अर्थात राज्य भी 4 पुरुषार्थों का दाता है। 4 पुरुषार्थों का दाता है कौन? राजा, राज्य। 2 बातें स्पष्ट होगी। अब तीसरी बात लेते हैं, राज्य की परिभाषा एवं राज्य का सप्तांग सिद्धांत। तीसरा बिंदु नोट करें बेटा। पहला बिंदु तो क्या हो गया, राज्य की उत्पत्ति के बारे में शुक्र क्या कहते हैं। दूसरा है राज्य के उद्देश्य एवं महत्व। 2 बातें क्लियर हो गई। अब तीसरी बात ले लेंगे, राज्य की परिभाषा एवं राज्य का सप्तांग सिद्धांत। बेटा प्राचीन भारत के अंतर्गत भले ही
मनु हो, कौटिल्य हो, शुक्र हो, सभी विचारकों ने राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है या सप्तांग राज्य की अवधारणा है उसका समर्थन किया है। तो शुक्र ने भी इसी ही परंपरा का अनुसरण किया है, अनुकरण किया है, समर्थन किया है, स्वीकार किया है। जैसे प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में सप्तांग राज्य के रूप में राज्य की परिभाषा करने की परंपरा रही है ना। मनु ने भी, कौटिल्य ने भी इसी रूप में राज्य की परिभाषा की है और शुक्र ने भी इसका अनुकरण किया है, इसको स्वीकार किया है। जैसे शुक्र ने कहा है, अकॉर्डिंग टू शुक्र के अनुसार राज्य 7 अंगों से बना सावयवी है। अब जरा ध्यान दे, राज्य 7 अंगों से बना सावयवी है, मतलब राज्य को एक शरीर माना है और ये राज्य रूपी शरीर है, इसका निर्माण 7 अंगों से हुआ है। कितने अंगों से हुआ है? 7 अंगों से हुआ है। और ये जो अंग है कौन कौन है? स्वामी, स्वामी मतलब राजा, अमात्य मतलब मंत्री, सुहृद मतलब मित्र, कोश, राष्ट्र, दुर्ग, बल या सेना के संयोग से बना है। 7 हो गए नहीं? तो मनु ने भी 7 ही बताए, कौटिल्य ने भी 7 ही बताए, बृहस्पति ने भी 7 बताए, सोमदेव सूर्य ने भी 7 बताए। तो प्राचीन भारत में तो मैं ये कहूँगा कि जो है राज्य निर्माण के 7 ही तत्व माने जाते थे, 7 अंग माने जाते। तो राज्य की जो परिभाषा की है किस रूप में की है कि राज्य जो है 7 अंगों से बना सावयवी है। इसको अच्छे से नोट करेंगे, राज्य 7 अंगों से बना सावयवी है। 7 अंगों से बना सावयव, सावयव का मतलब शरीर। तो राज्य जो है ये एक शरीर बताया है और इस राज्य रूपी शरीर का जो निर्माण हुआ है वो 7 अंगों से हुआ है। यहाँ राज्य का जो अंग बनाया है वो व्यक्ति को नहीं बनाया है, बल्कि राज्य के अंग कौन है? स्वामी, अमात्य, मित्र, कोश, राष्ट्र, दुर्ग, सेना। ठीक है बेटा, चलो। शुक्र ने राज्य के इन निर्माणक तत्वों या अंगों की मानव शरीर के विभिन्न अंगों से तुलना करते हुए कहा है कि राज्य के इन 7 निर्माणक तत्वों में स्वामी जो है, राजा जो है, सिर है ना, अमात्य मतलब मंत्री, नेत्र हैं, मित्र कर्ण है, कान, और कोश मुख है, और बल या सेना मन है, दुर्ग भुजाएं हैं, और राष्ट्र पैर हैं। तो ये जो है इन्होंने मानव शरीर के अंगों से भी इसकी तुलना कर दी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि शुक्र ने जो है सावयव सिद्धांत का समर्थन किया है, हैं? ठीक है, मतलब राज्य के अंगों की तुलना मानव शरीर के अंगों से की है। और राज्य के जो अंग हैं ये 7 मैंने आपको बता दिए, जैसे स्वामी, अमात्य, और मानव शरीर के अंगों से तुलना की जा रही है। फिर से बता रहा हूँ, जैसे स्वामी है राजा, उसको सिर माना है, अमात्य को नेत्र मान लिया है ना। इसके बाद में जो है मित्र है, सुहृद मतलब मित्र, मित्र को कान माना है ना, कोश को मुख माना है ना, बल सेना को मन माना है, बल या सेना को, और दुर्ग को भुजाएं माना है, और राष्ट्र को पैर माना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगली जो बात आती है बेटा, अब जो तीसरी बात चल रही है इसमें हम यहाँ आपको बताएंगे कि इन सब बातों से स्पष्ट है कि शुक्र ने राज्य को 7 अंगों वाले सावयव मतलब शरीर, सावयव के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, अब शुक्र ने राज्य को 7 अंगों वाले सावयव के रूप में परिभाषित किया है कि भाई जो राज्य है वो एक सावयव है, एक शरीर है, और इस शरीर के ये 7 अंग हैं, जैसे स्वामी, अमात्य इत्यादि जो ये 7 मैंने बताए हैं। और उन्होंने राजा को सिर की उपमा देकर ये स्पष्ट किया कि राज्य रूपी शरीर में सर्वोच्च स्थान राजा का होता है। किसका होता है? सर्वोच्च स्थान राजा, क्योंकि इसको सिर की संज्ञा दी है, और वह समस्त राज्य प्रशासन का नियंत्रण करता है। और जो अमात्य मंत्री प्रशासन का निरीक्षण करते हैं, मित्र सूचनाओं को राजा तक पहुंचाते हैं, कोश राज्य को भौतिक सामग्री दिलाता है, और सेना या बल राज्य के उत्साह को बनाए रखता है, और दुर्ग राज्य की रक्षा में सहायक होता है, और राष्ट्र मतलब भूमि प्रजाजन राज्य को आधार प्रदान करता है। तो शुक्र ने मतलब मैं कहूँगा कि बेहतर तरीके से इस बात को स्पष्ट किया है कि भी राज्य की परिभाषा उन्होंने जो है किस रूप में दी है। तो राज्य की परिभाषा किस रूप में दी है कि राज्य को 7 अंगों वाला सावयव या शरीर माना है। राज्य को 7 अंगों वाला सावयव मतलब शरीर, सावयव मतलब शरीर, 7 अंगों वाला शरीर माना है।
और ये 7 अंग मैंने आपको बता ही दिए भाई। प्राचीन भारतीय मनु ने भी 7 अंग बताए, कौटिल्य ने 7 अंग बताए, शुक्र ने भी 7 अंग बताए। तो शुक्र ने तो प्राचीन भारतीय परंपरा का ही जो है अनुसरण किया है, अनुकरण किया है, समर्थन किया है, उसको स्वीकार किया है। इसके बाद में बेटा ध्यान दें यहाँ, अब इसमें हम स्पष्ट जो करेंगे वो ये होगा बेटा कि यहाँ स्पष्ट है कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में राज्य का सावयव सिद्धांत राज्य की प्रकृति का सिद्धांत है, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब पश्चिमी राज्य का सावयव सिद्धांत दिया जाता है। अब वैसे देखा जाए तो राज्य का जो सावयव सिद्धांत दिया है पश्चिमी व्यवस्थित रूप में, वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है बेटा। किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है राज्य का सावयव सिद्धांत व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में दिया है। सबसे पहले किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अर्थात इस सिद्धांत के द्वारा पश्चिमी विचारकों ने व्यक्ति व राज्य के बीच संबंधों को बताने की कोशिश की, व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को बताने की कोशिश की पश्चिम में। और इस अर्थ में शुक्र का राज्य सावयव सिद्धांत पश्चिम विद्वानों से अलग है, पश्चिम विद्वानों से बिल्कुल अलग है ये। और अन्य भारतीय आचार्यों की तरह शुक्र ने अपने सावयव सिद्धांत द्वारा राज्य के निर्माणक तत्वों का उल्लेख किया है। अर्थात उन्होंने सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति एवं राज्य के आपसी संबंधों पर प्रकाश नहीं डाला है, मतलब व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों पर इसने प्रकाश नहीं डाला है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद में अंतिम जो बात आती है शुक्र के राज्य संबंधी विचारों में बेटा, शुक्र के राज्य संबंधी विचारों में जो अंतिम बात है, अंतिम जो बिंदु है वो होगा राज्य के निर्माणक तत्व। चौथा बिंदु नोट करें, राज्य के निर्माणक तत्व, ठीक है। जैसे प्राचीन भारत में राज्य निर्माण के 7 तत्व या 7 अंग या 7 प्रकृतियाँ मानी जाती थी। मनु ने भी 7 बताया है, कौटिल्य ने भी 7 बताया है ना, शुक्र ने भी 7 बताया। लेकिन आधुनिक समय में जो है या पश्चिम में राज्य निर्माण के 4 तत्व माने जाते हैं, जैसे जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो आधुनिक समय में राज्य निर्माण कितने तत्व माने जाते हैं? 4, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जैसे मान लो हम भारत के रहने वाले हैं, हमारी नागरिकता भारतीय है, तो चूँकि भारत तो अपने आप में राज्य है, लेकिन क्या जो भारत की संघ की जो इकाइयाँ हैं, जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, क्या इनको राज्य कह सकते हैं हम? नहीं, नो। क्यों? क्योंकि जैसे राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो जनसंख्या भी है, निश्चित भूभाग भी है, सरकार भी होती इनकी, लेकिन संप्रभुता नहीं है इनके पास में। इसलिए ये प्रांत हैं, संघ की इकाई है, राज्य नहीं है, है ना। राज्य तो भारत ही है, ठीक है बेटा। जैसे 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था, क्योंकि संप्रभुता भारत के पास नहीं थी 1947 से पहले, है ना। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। चलिए, राज्य के सप्तांग सिद्धांत अर्थात सावयव सिद्धांत से स्पष्ट है कि शुक्र ने राज्य के 7 निर्माणक तत्व स्वीकारे हैं। 7 नाम में थोड़ा डिफरेंस है, मनु और कौटिल्य की बात करेंगे तो उनके नाम में भी डिफरेंस है, या शुक्र के नाम में भी जो है डिफरेंस होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ नाम नोट किए हैं। पहला है स्वामी, दूसरा अमात्य, स्वामी मतलब राजा, अमात्य मतलब मंत्री, स्वामी अमात्य, सुहृदय मतलब मित्र, फिर कोश है चौथा, राजकोष, फिर राष्ट्र, छठा दुर्ग, सातवां बलिया सेना। 7 तत्व हो गए। तो प्राचीन भारत में 7 तत्व माने जाते थे राज्य निर्माण के, मतलब राज्य निर्माण के 7 तत्व प्राचीन भारत में माने जाते थे। और मनु ने भी इसका समर्थन किया, कौटिल्य ने भी समर्थन किया, शुक्र ने भी इसका समर्थन किया, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको है ही नहीं। अब यहाँ ये स्पष्ट करना चाहते हैं हम कि जो गार्नर और गिलक्राइस्ट हैं, मतलब ये पाश्चात्य विचारक हैं, आधुनिक पाश्चात्य विचारकों ने राज्य के 4 निर्माण तत्व बताए हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है, जनसंख्या, प्रदेश, सरकार तथा प्रभुसत्ता। मतलब जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा प्रभुसत्ता, ये आधुनिक समय में राज्य निर्माण के 4 तत्व माने जाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, अब बेटा मूल जो बात समझने की वो ये है कि शुक्र और पाश्चात्य विद्वानों के राज्य निर्माण तत्वों संबंधी इस जो विवरण से है वो बात स्पष्ट हो जाती है। तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि शुक्र के विवरण में जनसंख्या, प्रदेश, सरकार तथा प्रभुसत्ता के 4 तत्वों को तो स्थान दिया गया है। इसके अलावा अन्य निर्माण तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। शुक्र ने राष्ट्र नामक तत्व के अंतर्गत क्षेत्र मतलब प्रदेश तथा इसमें निवास करने वाली जनसंख्या को शामिल किया है। और शुक्र ने अपने ग्रंथ
में राजा एवं अमात्य मंत्री परिषद को जो कार्य बताए हैं उससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने राजा एवं अमात्य को सरकार के समान माना है। और शुक्र की स्वामी या राजा की अवधारणा में प्रभुसत्ता का तत्व भी मौजूद है और शुक्र के अनुसार राज्य का स्वामित्व प्राप्त होना अत्यंत श्रेष्ठ है तथा राजा काल का कारण मतलब युग निर्माता है। राजा काल का कारण मतलब युग निर्माता है और अच्छाई एवं बुराई के चलन का कारण होता है। अच्छाई और बुराई के चलन का कारण होता है। जैसे कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। अपने दंड के भयावह प्रयोग के द्वारा उसे अपनी प्रजा को उसके धर्म में स्थिर रखना चाहिए, धर्म स्थिर रखना चाहिए राजा को। और शुक्र नीतिसार के इस प्रसंग में प्रोफेसर BK सरकार ने स्वामित्व मतलब इस्ता, स्वामित्व तथा दंड शब्दों का अर्थ प्रभुसत्ता किया है। ठीक है। अंत में अन्य प्राचीन भारतीय आचार्यों की तरह ही जैसे मनु हैं, कौटिल्य हैं, शुक्र ने भी राज्य के 4 ऐसे निर्माण तत्व बताए हैं जिन्हें पाश्चात्य विद्वानों ने नहीं स्वीकारा है। जैसे कोश, दुर्ग, बल तथा मित्र। क्या? कोश, दुर्ग, बल तथा मित्र। इनको जो पाश्चात्य विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है। अतः ये राज्य निर्माण के जो तत्व हैं या ये राज्य के निर्माण की दृष्टि से अनिवार्य तत्व भी नहीं है, तो भी राज्य के कुशल संचालन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी तत्व अवश्य है। ये बात सत्य है कि राज्य के निर्माण की दृष्टि से ये अनिवार्य तत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य के कुशल संचालन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी तत्व हैं। कौन? कोश, दुर्ग, बल तथा मित्र। बल मतलब सेना, है ना। तो आधुनिक समय आप देखिएगा सभी राज्य के पास अपना राजकोष भी होता है ना। और बल की बात आती सेना भी होता है और सभी राज्य किसी न किसी रूप में भाई ये प्रयास करते हैं कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो ऐसे स्थापित हो, विदेश नीति ऐसी स्थापित करें, हम ऐसी विदेश नीति तय करें जिससे कि दुनिया के ज़्यादातर राष्ट्र राज्य किसी राष्ट्र राज्य के मित्र बने। क्योंकि जिसके पास जितने ज़्यादा मित्र होंगे उतना ही शक्तिशाली होगा और जिसके जितने ज़्यादा शत्रु होंगे वो उतना ही शक्तिहीन होगा। तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि जो ये 4 तत्व हैं कोश, दुर्ग, बल और मित्र हैं, ये वास्तविक रूप में देखा जाए तो राज्य निर्माण की दृष्टि से अनिवार्य तत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये है राज्य के कुशल संचालन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी तत्व है। ये 4 बातें हमने आपको आज समझा दी हैं कि भाई शुक्र ने राज्य संबंधी विचार के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा है, दैवी सिद्धांत स्वीकार किया है, राज्य के उद्देश्य के बारे में क्या कहा है, तो राजा के जो कर्तव्य बताए वो राज्य के उद्देश्य बताए इसने। ठीक है। इसके बाद में राज्य की परिभाषा किस रूप में दी है, तो राज्य की परिभाषा इन्होंने जो है राज्य को इन्होंने 7 अंगों वाला एक शरीर बताया है, सावयव बताया है ना। और इसके बाद में चौथा जो बिंदु आता है राज्य निर्माण के तत्व, तो इसमें राज्य निर्माण के 7 तत्व बताए। तो 4 बिंदु हैं, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ये 4 बात स्पष्ट होने के बाद में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो शुक्र के राज्य संबंधी विचार पर ही होगा, जिसके अंतर्गत हम राज्य का कार्य क्षेत्र लेंगे कि शुक्र ने जो है राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में क्या कुछ कहा है। तो मुझे विश्वास है आप जो है शुक्र के राज्य संबंधी विचारों को अच्छे से समझ गए होंगे और ये जितनी ही बातें मैंने आपको समझाई हैं इनको नोट कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये नोट्स तैयार करेंगे। मैंने नोट्स के लिए ही जो है प्रयास किया है जिससे कि आप अपने नोट्स बना सकें और किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और ये 4 तत्व हैं इनको भी नोट कर लेंगे। यस।